आर्चा, जादुई कलाओं का घर। कभी ये आर्किनिस्टों का एक शक्तिशाली राष्ट्र था, जिनकी संततियां जादू में जीती सांस लेती थी। लेकिन जब मानव जाति से ये वरदान छीन लिया गया, तो आर्चा अपनी सारी महिमा खो बैठा और अपने पुराने स्वरूप की एक कमजोर परछाई बनकर रह गया। बड़ी शक्तियों की दया पर छोड़ा गया ये राष्ट्र अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने पास बचे एकमात्र साधन पर आश्रित हो गया, एक वैवाहिक गठबंधन। और यही हमारे नायक की नियति है। आर्चा के महल में सुनहरे बालों वाला एक युवा व्यक्ति हड़बड़ी में एक कक्ष में प्रवेश करता है। साफ तौर पर सदमे में, अविश्वास से भरी आवाज में वो मांग करता है कि उससे कहा जाए कि ये सच नहीं है। ये युवक है ज़ैंडर कैटरल, आर्चा का दूसरा राजकुमार। चिंतित नज़र से वो अपनी बहन की ओर देखता है, उससे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की विनती करता है। धीरे बोलो ज़ैंडर, कमरे में खड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी उसे डांटता है। इस बीच लंबे सुनहरे बालों वाली एक सुंदर स्त्री चुपचाप बैठी रहती है। उसकी नज़र में चिंता और उदासी का मिश्रण झलकता है। कक्ष का माहौल भारी है, लगभग विस्फोटक। जो व्यक्ति खड़ा है, वास्तव में डीट्रिक कैटरल, आर्चा का पहला राजकुमार है। वो अपने भाई को डांटना जारी रखता है और कहता है कि ये बाहरी लोगों के हस्तक्षेप का मामला नहीं है। लेकिन ज़ैंडर अपने भाई की बात सुनने से इनकार कर देता है। पूरी स्थिति को बेतुका मानते हुए वो पूछता है, डीट्रिक अपनी ही बहन को काकरी ऑर्डन की पत्नी बनने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। ये शब्द सुनते ही बैठी हुई स्त्री अपनी पोशाक के कपड़े को कसकर पकड़ लेती है। क्रोध से भरा ज़ैंडर अपने भाई का सामना करता है और पूछता है कि क्या उसे फैलती अफवाहों का जरा भी अंदाजा है। लोग कह रहे हैं कि आर्चा ने दुश्मन को खुश करने के लिए अपनी राजकुमारी को बेच दिया, उसे एक कायर सौदे की कीमत बनाकर उस रक्त पिपासु तानाशाह के लिए एक शाही खिलौना बना दिया, जिसने सिर्फ मनोरंजन के लिए हजारों जानें ली। गिड़गिड़ाते हुए ज़ैंडर डीट्रिक से जवाब मांगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लंबे सुनहरे बालों से घिरा शांत चेहरा उठाते हुए यूबिया ज़ैंडर की ओर दृढ़ दृष्टि से देखती है। बस, वो कहती है। ये है यूसिया कैटरल, आर्चा की पहली राजकुमारी और इस कहानी की नायिका। लेकिन बिया, ज़ैंडर उदास नज़र से अपनी बहन को देखता है। यूसिया समझाती है कि ये फैसला उसका अपना है, डीट्रिक का नहीं। वही इस विवाह को चाहती थी। वो अपने भाई से कहती है कि इस पर कोई बहस नहीं हो सकती, ये उसका निर्णय है और अंतिम है। वो जोड़ती है कि अब उसे दूसरे मामलों की चिंता करनी चाहिए। आंखों में आंसू भरकर ज़ैंडर अब भी बहस करने की कोशिश करता है। बिया उसे आश्वस्त करती है कि वो ठीक रहेगी और अब से ये उसका कर्तव्य है कि वो अपने पिता का ख्याल रखे और डीट्रिक के मार्गदर्शन का पालन करे। अब भी विश्वास न कर पाने वाला ज़ैंडर उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। अपनी बहन के भविष्य को लेकर चिंतित वो उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगता है। बिया धीरे धीरे उसके बाल सहलाती है, उसे अपना ख्याल रखने और स्वस्थ रहने की कामना करती है। दूर से डीट्रिक ये दृश्य चुपचाप देखता है। फिर वो यूसिया के पास आता है और उसका धन्यवाद करता है। कहता है कि आर्चा के लोग उसके इस बलिदान के लिए उसके ऋणी हैं। ये शब्द सुनकर बेया का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो हमेशा जानती थी कि शाही परिवार में जन्मी स्त्री के लिए प्रेम विवाह दुर्लभ होता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका विवाह ही आर्चा का एकमात्र उद्धार बनेगा। वो जानती है कि उसे अपने भाग्य पर विलाप नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि वो अपने लोगों की मदद कर पा रही है। दृश्य विवाह में बदल जाता है। वो काकरियोडन के सामने खड़ी है जब पुजारी उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपना भावी पति स्वीकार करती है। वो हाँ कहती है और घूंघट के भीतर से अपने भावी पति को देखती है। हालांकि विवाह आमतौर पर आनंद और उत्सव का अवसर होता है, यहाँ माहौल ठंडा और गंभीर है। तो यही है रियाडॉन का सम्राट, बेया सोचती है। पुजारी उन्हें पति पत्नी घोषित करता है और उनसे प्रतिज्ञा को एक चुंबन से सील करने को कहता है। काक घूंघट हटाता है और बेया सहज ही पीछे हट जाती है। पहली बार बिना घूंघट के वो उसे साफ देखती है। वो उससे आंखें बंद करने को कहता है। बेया कसकर आंखें बंद कर लेती है जब काक के होंठ उसके होठों के करीब आते हैं। वे चुंबन करते हैं। ये कटपटा चुंबन है, लेकिन फिर भी बेया शर्मा जाती है। उनके होंठ अलग होते हैं और इसी के साथ बेया और आर्चा का भाग्य मोहर बंद हो जाता है। बेया इस चुंबन से स्पष्ट रूप से शर्मिंदा है और सोच समझकर अपने होठों को छूती है। ये देखकर कनाक पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो जवाब नहीं देती, बस शर्माते हुए उसकी ओर देखती है।
ये जानते हुए कि ईश्वर और सभी उपस्थित लोगों के सामने चुंबन करने के बाद अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आज से उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति उसका पति है। विवाह के बाद रियाडॉन का दल प्रस्थान की तैयारी करता है। कनाक के नेतृत्व में घुड़सवार सैनिक आगे चलते हैं और उनके पीछे शाही बग्घी होती है जिसमें यूसीबिया बैठी होती है। बेइया बग्घी में अकेली बैठी है। उसकी नज़र उदास है। वो सोचती है कि सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। उसे ऐसा लगता है मानो उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर ले जाया जा रहा हो। फिर वो मानती है कि बात पूरी तरह ऐसी नहीं है। रियाडॉन एक नया साम्राज्य है, इसलिए उसका सम्राट लंबे समय तक दूरी बनाए रखे ये स्वाभाविक नहीं। शायद कनाक एक अच्छा शासक है, एक ऐसा सम्राट जो खुद से ऊपर राज्य को रखता है। हालांकि उसके बारे में अफवाहें उसे कसाई और तानाशाह बताती हैं। वो खिड़की खोलती है और आगे फैली रात को देखती है। कनाक को सामने देखकर वो इनकार नहीं कर सकती कि उसमें एक विशेष गरिमा है, मानो उसमें कुछ दिव्य हो। वो साफ महसूस करती है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों में सम्मान जगाता है। उसके विपरीत वो खुद एक सुरक्षित वातावरण में पली बढ़ी राजकुमारी है, जिसे दुनिया का कोई वास्तविक अनुभव नहीं। विचारों में डूबी बेइया जानती है कि कैटरिल वंश, जो आर्चा का शासक घराना है, उसे आर्गनवुड का आशीर्वाद प्राप्त है। इसका अर्थ है कि हर पीढ़ी में कैटरिल वंश का एक सदस्य उस आदिम जादू को जागृत करता है जो धरती की गहराइयों से प्रवाहित होता है, और वही व्यक्ति उस जादू का उपयोग राज्य की रक्षा के लिए करता है। बेइया जानती थी कि इस पीढ़ी में वही चुनी गई है, लेकिन आत्म उपहास भरी हल्की मुस्कान के साथ वो स्वीकार करती है कि उसका जादू इतना कमज़ोर और सीमित है कि वो कभी सच्ची संरक्षिका नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को असफल मानने वाली यूसीबिया के लिए राज्य को बचाने के लिए विवाह स्वीकार करना ही वो न्यूनतम था जो वो अपने लोगों के लिए कर सकती थी। वो सोचती है कि क्या वो महारानी पत्नी का भार सह पाएगी। शायद जब सम्राट उससे ऊब जाएगा तो वो त्याग दी जाएगी। कमजोरी महसूस करते हुए बेइया खुद को दयनीय मानती है। उसी समय जंगल के बीच एक हुड पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। वो किसी तरह का जादू करने लगता है। उसके हाथों में काली ऊर्जा बनती है। एक तेज चमक बेइया का ध्यान खींचती है। वो पेड़ों के बीच झांकती है और काली ऊर्जा का एक तीर उसकी ओर तेजी से आते हुए देखती है। इसके तुरंत बाद जंगल में एक जोरदार धमाका गूंजता है। हर कोई रुक जाता है। आगे चल रहे कनाक घबरा कर लौटता है और सैनिकों से पूछता है कि क्या हुआ। वे बताते हैं कि महारानी की बग्घी पर हमला हुआ है। महारानी कैसी हैं? क्या वो ठीक हैं? कनाक घबराहट में पूछता है। बग्घी के भीतर यूसीबिया लड़खड़ाती है। कांपते हाथ से वो अपनी छाती को छूती है और महसूस करती है कि काली ऊर्जा का तीर उसके शरीर में धंसा है। हम उसकी स्मृतियों में चले जाते हैं, शायद विवाह से कुछ दिन पहले। यूसीबिया अपने भाई डीट्रिक से रोती हुई कहती है कि वो रियाडॉन नहीं जाना चाहती और कनाक जैसे भयानक आदमी से शादी नहीं करना चाहती। डर से भरी वो किसी और रास्ते की भीख मांगती है। डीट्रिक उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसे अपनी बहन को दुखी देखकर दर्द होता है, लेकिन उनके पास और क्या विकल्प है। वो समझाता है कि आर्चा मर रहा है, सेना थकी हुई है, खजाने खाली हैं और कोई पड़ोसी राज्य मदद को तैयार नहीं। वर्तमान में लौटते हैं। तीर उसकी छाती में धंसा है। यूसीबिया सोचती है कि उसका भाई सही था। अगर उसमें सच्चे संरक्षक जैसी शक्ति होती तो सब कुछ अलग हो सकता था। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। वो चीखें सुनती है, महारानी को पुकारते हुए, और फिर कनाक की हताश आवाज़ उसे जगाने की कोशिश करती है। फिर वो चौंक कर जागती है और देखती है कि कनाक उसकी निस्संग देह को अपनी बाहों में थामे हुए है। सैनिक कहते हैं कि महारानी शायद मर चुकी है। क्रोध में कनाक गठबंधन को रद्द कर देता है और कसम खाता है कि आर्चा अपने खून से विश्वासघात की कीमत चुकाएगा। यूसीबिया चिल्लाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे न देख सकता है न सुन सकता है। फिर वो देखती है डीट्रिक। वो और हुड वाला व्यक्ति बात कर रहे हैं। डीट्रिक ठंडे स्वर में कहता है कि वो यूसीबिया से छुटकारा पाकर बहुत प्रसन्न है। बेइया स्तब्ध रह जाती है। उसे एहसास होता है उसके भाई ने ही उसे मरवाया, और इस तरह एक कड़वा युद्ध शुरू होता है। यूसीबिया एक आत्मा बनकर उसी जंगल में फंसी रहती है, अपने राज्य के विनाश को देखने के लिए मजबूर। एक सच्चा नर्क, सब कुछ देखना और कुछ भी न कर पाना। डीट्रिक ने अपने झंडे के नीचे उत्तरी राज्यों को एकत्र करके युद्ध जीतने की कोशिश की, लेकिन कनाक को उन सब को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने एक के बाद एक युद्ध जीते और आर्चा को विनाश के और अधिक निकट ले आया।
युद्ध के साथ हर चीज का अर्थ समाप्त हो गया। सुंदर आर्चा के जंगल और खिले हुए मैदान खंडहरों में बदल गए। आर्चा के लोग ही वे लोग थे जिन्हें यूसीबिया सबसे अधिक प्रेम करती थी। उसे अपनी आंखों के सामने उनके जीवन को बुझते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 वर्षों के युद्ध के बाद अंततः डीट्रिक को पकड़ लिया गया और सम्राट कनाख के सामने न्याय के लिए लाया गया, यहाँ तक कि अंत के बहुत करीब। डीट्रिक ने अपने किए किसी भी कार्य के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। कनाख के सामने उसने केवल उसका अपमान किया, उसे एक गंदा दास कहा और शपथ ली कि भले ही उसने उसके परिवार को मार डाला हो और उस कुलीन भूमि को लूट लिया हो, फिर भी वो कभी सच में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कैटरिल परिवार उसे जीवन भर सताता रहेगा। कनाख आधी ठंडी मुस्कान के साथ डीट्रिक को घूरता है और उत्तर देता है कि वो आशा करता है कि उसके भ्रम कभी समाप्त ना हो। इस तरह वो मृत्यु के बाद भी आर्चा के राजा की पागल चीखों का पीछा कर सकेगा और उसे एक बार फिर मार सकेगा। ये घोषणा कनाख घृणा से भरा हुआ डीट्रिक पर अपनी तलवार उठाते हुए करता है। जंगल में एक जोरदार वार की आवाज गूंजती है जब कनाख अंततः डीट्रिक पर हमला करता है। यूसीबिया सदमे में अपना मुंह ढक लेती है, उसकी आंखें चौड़ी और भय से भरी हुई हैं। किसी भारी वस्तु के जमीन पर गिरने की तेज आवाज गूंजती है जो उसके भाई के अंत की क्रूरता को चिन्हित करती है। कनाख की आकृति रक्त रंजित तलवार थामे हुए प्रभावशाली रूप से खड़ी होती है, जो युद्ध के अंत और आर्चा की पराजय को दर्शाती है। रक्त से सनी जमीन में धसी तलवारों के बीच यूसीबिया की आत्मा प्रकट होती है, दुख से झुकी हुई। घुटी हुई आवाज में वो अपने भाई को पुकारती है। वो पूछती है कि क्या उसका महत्वाकांक्षी स्वप्न सच में उसकी बहन के जीवन, उसके भाई, उनके पिता और उसके प्रिय आर्चा के बलिदान के योग्य था। बेइया बीमार सी हंसती है, मानो वो अपनी सीमा पर पहुंच गई हो। वो विचारपूर्ण ढंग से आकाश की ओर देखती है और कहती है, मेरी सुनो आर्गनवुड, मेरी प्रार्थना सुनो और अपनी शक्ति और दया से मुझे अनुग्रहित करो। मेरी आत्मा ले लो और बदले में हमारे आर्चा के लिए एक नया अवसर प्रदान करो। बेइया निराशा में चीखती है। उसी क्षण उसके पास एक छोटी सी हरी सी रोशनी चमकने लगती है। आंसू उसके चेहरे से बहते हुए यूसीबिया आर्गनवुड से विनती करती है कि उसे फिर से शुरू करने और इस पूरी त्रासदी को होने से रोकने की शक्ति दे। यूसीबिया, मेरी प्रिय संतान, एक आवाज उत्तर देती है। जैसे जैसे हरी रोशनी और तेज चमकने लगती है, वो प्रकाश चारों ओर सब कुछ ढक लेता है। यूसीबिया की पुकार का उत्तर देता हुआ आवाज बोलती रहती है, अब धुंधली और समझ से परे। बेइया बेहोश हो जाती है। दृश्य बदलता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलती है, भ्रम में पलकें झपकाती हुई। जब उसकी दृष्टि साफ होती है तो वो अपने पिता और अपने छोटे भाई के युवा चिंतित चेहरे देखती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और उसे होश में देखकर प्रसन्न होते हैं। यूसीबिया और भी अधिक भ्रमित होकर पलकें झपकाती है। ज़ैंडर उसे कसकर गले लगा लेता है, जबकि उनके पिता केवल राहत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं। वो केवल इतना बुदबुदा पाती है, लेकिन कैसे? दृश्य आगे बढ़ता है, जिसमें यूसीबिया ज़ैंडर के पास बिस्तर पर बैठी है। दोनों स्पष्ट रूप से छोटे दिखाई देते हैं। वो चुप रहती है, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और ये समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ होगा। उसे कुछ भी वास्तविक नहीं लगता। उसने अपनी आंखों से उन्हें युद्ध में मरते हुए देखा था, फिर भी वे उसके सामने जीवित और सुरक्षित थे। ये सोचते हुए वो अपने पिता की ओर मुड़ती है, जो शाही चिकित्सक से बात कर रहे थे। चिकित्सक राजा को समझा रहा था कि युवती की अस्वस्थता उसकी शक्तियों के जागरण का केवल एक दुष्प्रभाव है। डॉक्टर घोषित करता है कि बालों और आंखों के रंग में परिवर्तन और हाल की अस्वस्थता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उसे आर्चा की संरक्षिका बनने के लिए चुना गया है। हालांकि वो जोर देता है कि उसकी शक्तियां कैसी होंगी, इसके बारे में बहुत कम ज्ञात है, क्योंकि अंतिम संरक्षक 100 वर्षों से भी पहले प्रकट हुआ था। ये शब्द सुनते ही यूसीबिया को याद आता है कि जब वो 10 वर्ष की थी तब उसके भीतर जादू जागृत हुआ था। ये बोध उस पर बिजली की तरह गिरता है। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था, वो समय में पीछे लौट आई थी। अभी भी अविश्वास में यूसीबिया कांपने लगती है, क्योंकि उसे वे सभी भयावह घटनाएं याद आने लगती हैं जिन्हें देखने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा था। शायद वो सोचती है कि वो अंततः पागल हो गई थी और ये सब उसके मन की एक क्रूर कल्पना मात्र था। ज़ैंडर अपनी बहन को कांपते देख तुरंत चिंतित हो जाता है। स्नेह भरी आवाज में वो कहता है कि वो उसे बीमार नहीं देखना चाहता और चाहता है कि वो उसके साथ कई वर्ष बिताए। अपने भाई को इतना अपनापन दिखाते सुनकर यूसीबिया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती है। वो अपने हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाती है।
अपनी उंगलियों के नीचे ज़ैंडर का मुलायम गर्म चेहरा महसूस कर यूसेबिया स्वयं को विश्वास दिलाती है कि ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। संतुष्ट भरी यूसेबिया अपना सिर ज़ैंडर के कंधे पर टिका देती है। वो रोने लगती है, समझते हुए कि आर्गनवुड ने सच में उसकी प्रार्थनाएं सुनी थीं। भावनाओं से अभिभूत होकर वो ज़ैंडर को कसकर गले लगा लेती है। ज़ैंडर और उनके पिता दोनों बेया की इस तीव्र प्रतिक्रिया से भ्रमित होते हैं, लेकिन मन ही मन वो आर्गनवुड का धन्यवाद करती है कि उसने उसे दूसरा अवसर दिया और वादा करती है कि वो इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देगी। इस बार वो हर कीमत पर अपने परिवार और अपने राज्य की रक्षा करेगी, और इसके लिए वो जानती है कि उसे शक्ति की आवश्यकता होगी, उस शक्ति से कहीं अधिक जो उसके पास अतीत में थी। हमारी नायिका हमें आर्गनवुड के बारे में बताती है, जो आर्चा की संरक्षिका देवी है। जीवन में वो देवी फैहार की मानव बहन थी, लेकिन मृत्यु के बाद वो संसार के छोर पर स्थित जंगल में एक महान रजत वृक्ष के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी, जो उसकी समाधि बन गया। आर्चा का राज्य इस पवित्र भूमि की सीमा से सटा हुआ था। आर्चा के लोगों ने आर्गनवुड की पूजा और सम्मान करना शुरू किया, और बदले में जंगल ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। जिन्हें आर्गनवुड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो आर्चा के संरक्षक बने, ऐसे नायट जिनका कार्य लोगों को किसी भी आपदा या शत्रु से बचाना था। और संरक्षकों के बिना राज्य की रक्षा के लिए आर्चा पूर्ण पतन के कगार पर था। जब यूसेबियो ने संरक्षक की शक्तियां जागृत हुईं तो ये मानो आर्चा के लोगों के लिए आशा की एक चिंगारी बन गई। वो राज्य की प्रसन्नता और खजाना थी, जब तक कि लोगों ने ये नहीं जान लिया कि वो अपने जादू का उपयोग वैसा नहीं कर सकती जैसा वे चाहते और अपेक्षा करते थे। यूसेबिया की शक्ति केवल पेड़ों और फूलों से बात करने की क्षमता तक सीमित थी, और चाहे पेड़ उसके प्रति कितने ही दयालु क्यों न हो, यूसेबिया स्वयं को एक असफल संरक्षक महसूस करती थी। आखिरकार आर्चा के सभी लोगों की असंतुष्टि के सामने केवल दयालुता पर्याप्त नहीं थी। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए जब वो केवल असहाय होकर आर्चा के विनाश को देख सकती थी, यूसेबिया ने निश्चय किया कि इस बार वो सब कुछ अलग करेगी। आखिरकार यदि आर्गनवुड ने उसे अतीत बदलने की शक्ति न दी होती तो वो उसकी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करती। ये सब सोचते हुए यूसेबिया अपनी शक्ति को अपने सामने रखे फूलदान में प्रवाहित करती है, और प्रयास इतना अधिक होता है कि वो चमकने लगता है। उस तीव्र चमक से एक छोटा हरा अंकुर निकलता है, जो कोमलता से चमक रहा होता है, और उसके चारों ओर प्रकाश के कण नृत्य कर रहे होते हैं। यूसेबिया अंकुर को बढ़ते देखकर आश्चर्यचकित होती है, लेकिन प्रभावित नहीं होती। उसने कुछ बड़ा, कुछ शक्तिशाली, एक संरक्षक के योग्य परिणाम की अपेक्षा की थी। मौन में वो सोचती है कि आर्गनवुड उसे वो शक्ति दिए बिना जीवन में वापस क्यों लाई जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। अतीत की तुलना में वो स्पष्ट रूप से महसूस करती है कि उसका जादू अब अधिक शक्तिशाली है, फिर भी ये कनाक से आर्चा को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं लगता। उसके विचारों को दरवाजे पर हुई दस्तक तोड़ देती है। एक परिचित आवाज़ उसे पुकारती है और वो तुरंत चौंक जाती है। उसका शरीर सहज रूप से प्रतिक्रिया करता है, मानो वो आवाज़ असहज स्मृतियों को जगा देती हो। डिट्रिक यूसेबिया के कमरे के दरवाजे के चौखट से टिके हुए उसे अभिवादन करता है। भैया, वो उत्तर देती है, स्पष्ट रूप से असहज। अपनी बहन की प्रतिक्रिया की अनदेखी करते हुए डिट्रिक कमरे में प्रवेश करता है और टिप्पणी करता है कि उसने उसके जादू के जागरण के बारे में सुना है। मुस्कुराते हुए डिट्रिक कहता है कि उसकी बहन की शक्तियों का जागरण बहुत पीड़ा के साथ हुआ, या कम से कम उसने ऐसा ही सुना है। उसे देखते हुए वो लगभग अपने पिछले जीवन के बड़े डिट्रिक की आवाज़ अपने मन में गूंजती सुन सकती है, उसी व्यंग्यात्मक स्वर में उसकी मृत्यु के बारे में बोलते हुए। वो अतीत और वर्तमान को मिलाते हुए भ्रम देखने लगती है। उसकी आंखों के सामने वयस्क डिट्रिक प्रकट होता है, उसका हाथ उसकी गर्दन को कसकर पकड़े हुए और चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैलती है। वो उसकी मृत्यु का मजाक उड़ाता है, हर शब्द तिरस्कार से भरा हुआ। सहज रूप से वो उसका हाथ झटक देती है और उसे पीछे धकेल देती है। पल भर में वो वर्तमान में लौट आती है और अपने सामने युवा डिट्रिक को देखती है, जो उसकी प्रतिक्रिया से चकित है। ये समझते हुए कि उसने क्या किया, वो तुरंत अपने भाई से क्षमा मांगती है और कहती है कि वो अभी भी थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही है। वो जोड़ती है कि उसे यकीन है कि वो समझेगा कि ये उसका अच्छा समय नहीं है। डिट्रिक स्पष्ट रूप से चिढ़ा हुआ उत्तर देता है कि निश्चित ही वो समझता है। आखिरकार उसकी बेचारी बहन अवश्य ही बहुत थकी हुई होगी। वो यूसेबिया के हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो साफ तौर पर असहज हो जाती है और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। डिट्रिक का हर शब्द यूसेबिया को झूठा लगता है। वो अपने भाई के मुंह से निकले किसी भी शब्द पर विश्वास नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने उसका असली चेहरा देख लिया था।
वो अपने हाथ छुड़ाने लगती है और भाई से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो अब भी उन्हें मजबूती से पकड़े रहता है और कहता है कि उसे खेद है कि उसे इतने नाजुक क्षण में उसे बुरी खबर देनी पड़ रही है। बेइया चकित हो जाती है और चिंतित स्वर में पूछती है कि वो किस बुरी खबर की बात कर रहा है। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वो उत्तर देता है कि आर्चा की नई संरक्षिका का उत्सव मनाने के बजाय कई लोग आर्गनवुड की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाने लगे हैं। उकसाने वाले स्वर में डिट्रिक कहता है कि कई लोगों ने नई राजकुमारी संरक्षिका की जादुई शक्ति पर संदेह करने का साहस किया है। बेइया आश्चर्यचकित होती है और उत्तर देने लगती है, लेकिन डिट्रिक उसे बीच में ही रोक देता है। वो दावा करता है कि वो इन लोगों की निंदा पर विश्वास नहीं करता और उसकी बहन का जागरण एक सच्चा चमत्कार था। फिर वो व्यंग्यात्मक स्वर में आगे कहता है, लेकिन तुम जानती हो लोग क्या कहते हैं, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। शायद लोग उस संरक्षिका से, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी पूरी शक्ति देखने के लिए बेताब हैं। डिट्रिक के शब्द सुनकर बेइया अविश्वास में खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डिट्रिक फिर उसे रोक देता है और कहता है कि उसे स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए। असली दोष लोगों का है जिन्होंने एक साधारण सी छोटी लड़की से इतनी बड़ी अपेक्षाएं रख लीं। डिट्रिक के शब्द और उसका स्वर उसे अपने पिछले जीवन की याद दिला देते हैं, जब वो उत्साह से उसके पास दौड़कर गई थी और बताया था कि उसने जादू का उपयोग करना सीख लिया है। उसने पूरे जोश से बताया था कि फूलों की स्मृतियां देखना और उनकी कहानियां सुनना कितना अद्भुत था, और वो अपने जादू के बारे में और अधिक जानने के लिए कितनी उत्साहित थी। उसे अपने भाई की व्यंग्यात्मक और क्रूर मुस्कान याद आती है, जब उसने कहा था कि उसकी शक्तियों के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, कि जिसे वो जादू कहती है वो केवल एक सस्ता सा छलावा लगता है और हर कोई बेहद निराश है। और इसी कारण उसने दावा किया था कि उसे उस दयनीय जादू को छिपा लेना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगा। अपने भाई के शब्दों को सुनकर उसने अपनी शक्तियां छिपा लीं, जिससे लोग बेचैन हो गए और ये सवाल करने लगे कि वे संरक्षिका के उपहार आखिर कब देखेंगे। अफवाहें फैलने लगीं कि शायद राजकुमारी को जो मिला है वो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक अभिशाप है, और इस तरह उसने अंधे विश्वास में अपने भाई पर भरोसा किया और अंततः उसी द्वारा धोखा खा गई। अपने पिछले जीवन में अपनी मृत्यु को याद करते हुए यूसीबिया अपने विचारों से बाहर लौटती है, हल्का सा चक्कर महसूस करती हुई। डिट्रिक अपनी बहन को इस हाल में देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो उत्तर नहीं दे पाती। भूतिया हाथ यूसीबिया के कंधों पर आ टिकते हैं और एक उपहास भरी आवाज फुसफुसाती है, जरा खुद को देखो, अब भी इतनी कमजोर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसके पिछले जीवन की आत्मा उसे पीछे से घुटन भरे आलिंगन में जकड़ लेती है और तिरस्कार से फुसफुसाती है, इतनी कमजोर, कोई आर्चा की रक्षा कैसे कर सकता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। घबराहट में बेइया खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसके मन का भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है। फिर भी उसकी भूतिया प्रतिछवि बोलती रहती है, कहती है कि उसे कभी आर्गनवुड ने नहीं चुना था, कि उसने दूसरा अवसर पाने का अधिकार नहीं कमाया और उसकी देवी केवल उसे फिर से निराशा में तड़पते देखने के लिए वापस लाई है। डरी हुई यूसीबिया अपने पिछले जीवन की आत्मा से खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है, हाथ पैर मारकर उसे दूर धकेलने का प्रयास करती है। अपने मन में वो सुनी हर बात का खंडन करती है। डिट्रिक, जो अब भी कमरे में है, अपनी बहन की इस प्रतिक्रिया को भ्रमित नजर से देखता है। भूतिया आकृति के लुप्त हो जाने पर यूसीबिया भारी सांस लेती है, लेकिन राहत महसूस करती है। वो फिर से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वो जल्दी से उत्तर देती है कि वो ठीक है। उसके अतीत की भूतिया आकृति फिर लौटती है और उसे अंधेरे आलिंगन में जकड़ लेती है, लेकिन हिल जाने के बावजूद यूसीबिया दृढ़ रहती है। वो जानती है कि उसे आर्गनवुड के पास जाना होगा, सत्य का पता लगाना होगा और अपने मन के संदेह को हमेशा के लिए मिटाना होगा। उसे जानना होगा कि ये सब केवल किसी देवी की सनक है या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। दृढ़ संकल्प के साथ वो स्वयं से वादा करती है कि वो ये पता लगाएगी कि आर्गनवुड वास्तव में उससे क्या चाहता है, भले ही ये उसके जीवन का अंतिम कार्य ही क्यों ना हो। दृश्य बदलता है। यूसीबिया 2 रक्षकों के साथ संसार की छोर पर स्थित उत्तर के जंगली जंगलों में बर्फीले तूफान के बीच चल रही है। रक्षक उसके लिए चिंतित है और सलाह देते हैं कि उसे लौट जाना चाहिए, क्योंकि तूफान तेज होता जा रहा है। लेकिन बेइया दृढ़ नजर से उन्हें देखती है। अपने गले में लाल पत्थर जड़ा तावीज आकार के हार को पकड़े हुए वो घोषणा करती है कि वो वापस नहीं लौट सकती, कम से कम अभी नहीं। हम यूसीबिया की कुछ दिन पहले की यादों में पहुंचते हैं। वो अपने पिता से बात कर रही है और उनसे जंगली जंगलों में जाने की अनुमति मांग रही है, और उसके पिता उसकी इस मांग पर चिंता व्यक्त करते हैं।
अपने पिता की चिंता को महसूस करते हुए वो समझाती है कि अब जब उसकी शक्तियां जागृत हो गई हैं तो उसे आर्गनवुड के सामने स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। उसके पिता बताते हैं कि आर्चा के शासकों के अलावा कोई भी आर्गनवुड की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आर्चा के राजा को भी अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही दर्शन का अधिकार मिलता है। वे याद करते हैं कि एक बार उन्होंने पवित्र भूमि पर घुटनों के बल बैठकर आर्गनवुड से रानी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की थी, लेकिन देवी ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनने से इनकार कर दिया, चाहे वे कितनी ही तीव्र और भावनापूर्ण क्यों न हो। आर्गनवुड ने उत्तर दिया कि पुनर्जीवन देवी फिहार की इच्छा के विरुद्ध है। अंत में मेरे लिए केवल पीड़ा और उन धक्के जंगलों की काटती ठंड से कमजोर हुआ शरीर ही शेष रह गया, राजा कड़वाहट से अतीत को याद करते हुए कहते हैं। वो धीरे से अपनी बेटी के चेहरे को छूते हैं, इस डर से कि अगर वो जंगली जंगलों में गईं तो कोई भयानक बात ना हो जाए। लेकिन बेइया उन्हें आश्वस्त करती है, कहती है कि वो ठीक रहेगी और सुरक्षित लौटने का वादा करती है। वो दृढ़ता से कहती है कि आर्चा की संरक्षिका और आर्गनवुड द्वारा चुनी गई रक्तरेखा की राजकुमारी होने के नाते उसे पूरा विश्वास है कि देवी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। फिर भी उसे राज्य को बचाने का मार्ग जानने के लिए दिशा निर्देश चाहिए। अपनी बेटी की आवश्यकता को समझते हुए वे अपने कोट के भीतर कुछ खोजने लगते हैं। वे कोट के भीतर से लाल पत्थर वाला एक हार निकालते हैं और उसे देते हुए कहते हैं कि इसे अपने साथ ले जाएं। वे समझाते हैं कि ये हार वास्तव में बौनों द्वारा निर्मित एक जादुई वस्तु है जो गर्मी को बनाए रखने में सक्षम है, और वे आश्वस्त हैं कि ये बर्फीले तूफान में उसकी रक्षा करने में उपयोगी होगा। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां यूसीबिया अपने हाथों में उस हार को देख रही है। वो जानती है कि वो आगे बढ़ सकेगी क्योंकि ये हार उसे ठंड से बचा रहा है। वो दोनों हाथों से हार को कसकर पकड़ती है और अपने पिता को इस सहायता के लिए धन्यवाद फुसफुसाती है। वो मन ही मन एक मौन प्रतिज्ञा करती है कि वो अब अपने प्रिय लोगों को कभी नहीं खोएगी, कि वो सबकी नियति बदलने और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वो पवित्र भूमि पर घुटनों के बल बैठती है और अपने नंगे हाथ जमीन पर रखती है। हालांकि वो जानती है कि उसका जादू अब भी कमजोर है, लेकिन उसे याद है कि अपने पिछले जीवन में वो इस क्षमता का उपयोग कैसे करती थी। एक तीव्र प्रकाश चमकता है और बेइया के नीचे एक जादुई वृत्त बनता है जब वो जंगल के पेड़ों से आर्गनवुड के साथ भेंट की विनती करने के लिए अपने जादू का प्रयोग करने का प्रयास करती है। ध्यान केंद्रित करते हुए वो पेड़ों से जंगल में प्रवेश की अनुमति मांगती है। अचानक बर्फीला तूफान कमजोर पड़ने लगता है। बेइया मानती है कि ये केवल इस बात का संकेत हो सकता है कि आर्गनवुड ने उसकी बात सुन ली है। वह रक्षकों की ओर मुड़कर उनसे वहीं प्रतीक्षा करने को कहती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि वो शीघ्र लौट आएगी, और फिर वो जंगल में प्रवेश करते हुए ओझल हो जाती है। जंगल के भीतर ठंड कहीं अधिक तीव्र होती है, मानो उसकी हड्डियां जम रही हों। फिर भी बेइया दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहती है, जब तक कि एक गर्म चमकदार हवा उसे घेर नहीं लेती और वह आर्गनवुड की आवाज़ उसे अभिवादन करते हुए सुनती है। वह आगे देखती है और जैसे ही बर्फीला तूफान छटता है, वह चांदी जैसे पत्तों वाला एक विशाल वृक्ष देखती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वही आर्गनवुड है। तो हम फिर मिलते हैं। इस बार तुम मेरे पास किस लिए आई हो? आर्गनवुड कहती है। यूसिया उस आवाज को पहचानकर चकित हो जाती है, वही आवाज जो उसने समय में पीछे लौटने से पहले सुनी थी। यूसिया विनम्रता से मार्गदर्शन मांगती है। वह पूछती है कि उसे किस उद्देश्य से जीवन में वापस लाया गया और उस भयानक भविष्य को रोकने के लिए उसे क्या करना चाहिए जिसे उसने देखा था। वह आर्गनवुड से आर्चा के लोगों की रक्षा के लिए और अधिक शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करती है और बदले में देवी की दिव्य इच्छा का साधन बनने का वचन देती है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोल सके, आर्गनवुड उसे रोक देती है। देवी कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम स्वयं को भ्रम में डाल चुकी हो। वह समझाती है कि वो वास्तव में पूरे समय उसे देखती रही है, लेकिन उसने कभी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। ये विशेषाधिकार केवल आर्चा के शासकों को दिया गया है और केवल उन्हें ही, और किसी को भी ये जानना नहीं चाहिए। लज्जित होकर बेइया कहती है कि वो ये जानती है, लेकिन जोर देकर कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि अपने पिछले जीवन में उसने जो आवाज़ सुनी थी वो देवी की ही थी और उसे लगा था कि उसी ने उसे जीवन में वापस लाया और दूसरा अवसर दिया। घर लौट जाओ यूसिया, तुम्हारा नाजुक नश्वर शरीर इन जंगलों की तीव्र ठंड को सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बौनों का हार भी तुम्हें अधिक समय तक नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि तुम अपने पिता जैसी नियति को प्राप्त करो, यहाँ से चली जाओ, देवी कहती है। मुझे परवाह नहीं,
बैया कहती है, आर्गनवुड के सामने अपनी बाहें फैलाते हुए। मैं यहाँ मरना अधिक पसंद करूंगी बजाय इसके कि युद्ध में अपने प्रिय सभी लोगों को मरते हुए देखूं और उन्हें रोक न सकूं। वह देवी की ओर चिल्लाती है। देवी डांत भरे स्वर में उसका नाम लेती है और यूसिया आंसुओं के कगार पर आर्गनवुड की ओर आंखें उठाकर एक कमजोर सी फुसफुसाहट में कहती है, कृपया। वह महान वृक्ष के सामने घुटनों के बल गिरती है और इस बार सबकी रक्षा करने, आर्चा को बचाने की अनुमति मांगती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ, बैया कांपती हुई आवाज में विनती करती है। आर्गनवुड की आवाज चांदी जैसे वृक्षों के बीच दृढ़ता से गूंजती है। यदि ये तुम्हारा दृढ़ संकल्प है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता। यद्यपि तुम एक संरक्षिका थी, तुम्हारा जादू कमजोर था क्योंकि मेरे पास बांटने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं बची थी। इसी कारण तुम्हारे पिछले जीवन में जो पीड़ा तुमने सही, उसके लिए मैं भी आंशिक रूप से दोषी हूँ। इसलिए मैंने अपने शेष जीवन बल का एक भाग तुम्हारे साथ बांटने का निर्णय लिया है। शायद इस प्रकार तुम भाग्य को चुनौती दे सको और आर्चा के भविष्य को बदल सको। इन शब्दों को कहते हुए आर्गनवुड से एक हरी सी रोशनी निकलती है जो यूबिया की ओर बढ़ती है। उसी क्षण यूबिया की असुरक्षाएं फिर से उसे सताने लगती हैं और वे अपने अतीत की आत्मा की आवाज फुसफुसाते हुए सुनती है। देवी पर विश्वास मत करो। वह आत्मा उसे घुटन भरे आलिंगन में जकड़ लेती है और उसके मन में शंकाएं भरने लगती है, फुसफुसाते हुए कि वो कुछ नहीं बदल पाएगी और उसका भाग्य फिर से दयनीय मृत्यु पाना ही है। हालांकि पृष्ठभूमि में देवी की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, कहती है कि यूसिया को अपने हृदय का अनुसरण करना चाहिए और यदि वो ऐसा करेगी तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। आत्मा के शब्दों का खंडन करते हुए यूसिया अपने हाथ जमीन पर रखती है और आर्गनवुड की शक्ति का आह्वान करती है, चिल्लाती है कि वो हार नहीं मानेगी। भले ही उसकी नियति मृत्यु ही क्यों ना हो, वो समर्पण करने से इनकार करती है। जहां बैया के हाथ जमीन को छूते हैं, वहीं से हरी सजीव ऊर्जा से भरी कोपलें फूटने लगती हैं। वे कोपलें हरी मजबूत शाखाओं में बदल जाती हैं क्योंकि आर्गनवुड की ऊर्जा यूबिया के भीतर और भी तीव्रता से प्रवाहित होने लगती है। मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगी, यूसिया स्वयं से वादा करते हुए चीखती है। दृश्य बदलता है। लकड़ी की दीवारों और मजबूत हरी लताओं से सुदृढ़ एक सैन्य किला दिखाई देता है। ड्यूटी पर खड़ा एक रक्षक जम्हाई लेता है, लगभग सोते हुए। उसका वरिष्ठ अधिकारी पास से गुजरता है, दृश्य देखकर उसकी गर्दन के पीछे थप्पड़ मारता है और सतर्क रहने की डांट लगाता है। रक्षक क्षमा मांगता है लेकिन वरिष्ठ उसे याद दिलाता है कि हाल की शांति के बावजूद वह अब भी सीमा का प्रहरी है। तभी वरिष्ठ किसी को पास आते हुए देखता है। यूमिया 2 रक्षकों के साथ आगे बढ़ती है। अब 20 वर्ष की हो चुकी, ये स्पष्ट है कि आर्गनवुड से उसकी पिछली मुलाकात के बाद कहानी 10 वर्ष आगे बढ़ चुकी है। कप्तान बैया से ऐसे बात करता है जैसे वो उसे अक्सर देखता हो। वह कहता है कि जब से उसने राज्य की सीमाओं की रक्षा में सहयोग करना शुरू किया है, हताहतों की संख्या में काफी कमी आई है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि उसे मदद करके खुशी है। कप्तान जोर देकर कहता है कि इसे केवल मदद कहना कम होगा। वो टिप्पणी करता है कि दीवारों पर उसने जो कांटेदार झाड़ियां उत्पन्न की हैं, उन्होंने किले की रक्षात्मक क्षमता को 2 गुना कर दिया है। इसके अलावा उसके द्वारा बनाए गए ढाल और तीर अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं, यहाँ तक कि राक्षसों के विरुद्ध भी। कप्तान ईमानदारी से उसकी ओर देखता है, क्षमा मांगता है यदि ये अनुचित लगे, लेकिन स्वीकार करता है कि उसे उसके साथ एक साथ युद्ध लड़ने जैसा भाईचारे का बंधन महसूस होता है। युद्ध शब्द सुनते ही बैया हल्की कड़वी मुस्कान देती है, अपने पिछले जीवन में एक आत्मा के रूप में युद्ध की भयावहता देखने के 3 लंबे वर्षों को याद करते हुए। वो अपनी मुस्कान को नर्म करती है और कहती है कि कप्तान जितना दिखता है उससे अधिक समझदार है। वो भ्रमित होकर उसे देखता है, पूरी तरह न समझते हुए कि वो क्या कहना चाहती है। बैया हमें बताती है कि समय में यात्रा किए हुए उसे 10 वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में उसने स्वयं को पूरी तरह अपने अध्ययन में समर्पित कर दिया है। इसके अलावा उसने अपने जादू का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख लिया है। आर्गनवुड के आशीर्वाद ने उसकी शक्तियों को मजबूत किया है और समय के साथ बैया ने पौधों की वृद्धि को तेज करने और उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन ये सब विकास एक कीमत पर आया। यूसीबिया को पिछले 10 वर्षों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा, अक्सर थकान तक पढ़ाई करते हुए।
इस जीवन में भी यूसीबिया को रियोडॉन और उसके सम्राट कनाक के बारे में चिंताजनक समाचार सुनने को मिलते रहे हैं। ये तथ्य कि रियोडॉन उसके पिछले जीवन की तुलना में तेजी से फैल रहा था चिंताजनक था, क्योंकि वे शीघ्र ही आर्चा तक पहुंचने वाले थे। चाहे उसके नेतृत्व में राज्य की सैन्य शक्ति कितनी ही सुधर जाए, यूसीबिया जानती थी कि वे अभी भी कनाक और उसके साम्राज्य को पराजित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। फिर भी बैया ने निश्चय किया था कि वो कनाक को आर्चा को नष्ट नहीं करने देगी। इसी बीच बैया के विचारों को एक रक्षक बीच में रोकता है, जो दौड़ते हुए उसके और कप्तान के पास आता है। वो घोषणा करता है कि उसके पास कनाक और रियोडॉन साम्राज्य के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार है। बैया चकित होती है, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही इसका अर्थ कनाक से विवाह करना ही क्यों ना हो। दृश्य आर्चा के महल में बदलता है, जहाँ एक दूत कनाक का संदेश पढ़ता है। उसमें वो केवल एक ही चीज मांगता है, आर्चा की राजकुमारी, और कुछ नहीं। ये सुनते ही बैठक कक्ष में उपस्थित एक कुलीन क्रोध में खड़ा हो जाता है और कनाक की मांग को बेतुका कहता है। दूसरा कुलीन घोषणा करता है कि ऐसा जंगली व्यक्ति कभी भी आर्चा की राजकुमारी को नहीं पा सकता। जब कुलीन आपस में बहस कर रहे होते हैं, बैया शांति से अपनी चाय पीती रहती है। वो आज उनके व्यवहार की तुलना अपने पिछले जीवन से किए बिना नहीं रह पाती। वही लोग जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर से भरोसा उठा लिया था, आज कनाक की मांग पर केवल इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि इस जीवन में वर्तमान यूसीबिया ने स्वयं को राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध किया है। अतीत से जो एकमात्र चीज नहीं बदली, वो कनाक की मांग थी। वो एक दास था जिसने अपनी जंजीरें तोड़कर सम्राट का पद प्राप्त किया। उसके संघर्ष शायद उतने ही कठिन या उससे भी अधिक अपमानजनक रहे होंगे जितना जीवन मुझे सहना पड़ा। क्या यही कारण है कि वो इतना क्रूर और निर्दयी व्यक्ति बन गया? यूसीबिया सोचती है। लेकिन ये मेरी चिंता नहीं है, वो निष्कर्ष निकालती है। डिट्रिक, जो कमरे में मौजूद है, कुलीनों से पूछता है कि वे क्या सुझाव देते हैं जब वो कनाक के प्रस्ताव से इतने आक्रोशित हैं। उसके स्वर से स्पष्ट है कि वो ये नहीं मानता कि आर्चा के पास रियोडॉन की सेनाओं के विरुद्ध युद्ध जीतने का कोई अवसर है। जितना भी मुझे पीड़ा हो, आर्चा का युवराज होने के नाते मुझे स्वयं से पहले अपने राज्य के बारे में सोचना होगा, डिट्रिक लगभग नाटकीय ढंग से घोषणा करता है। दृश्य देख रही यूसीबिया केवल यही सोच पाती है कि उसका भाई कितना झूठा है, इतना दिखावा, जबकि भीतर से वो केवल उससे छुटकारा पाना चाहता है। वो अपनी बहन की ओर मुस्कान के साथ देखता रहता है, इस विश्वास में कि वो उसकी स्थिति को समझेगी। आखिरकार वो आर्चा की संरक्षिका है। चेहरे पर मुस्कान लिए बैया अपने भाई को आश्वस्त करती है कि वो स्थिति को समझती है। फिर आत्मविश्वास के साथ यूसीबिया घोषणा करती है कि वो इस अवसर की पूरी जिंदगी से प्रतीक्षा कर रही है। एक सप्ताह बीत जाता है। डिट्रिक यूसीबिया के कक्ष में प्रवेश करता है और उसे उसकी सगाई पर बधाई देता है। वो गंभीर स्वर में पूछती है कि वो इतनी देर रात उसे परेशान करने क्यों आया है। अपनी बहन की ठंडक से आहत होने का नाटक करते हुए वो उत्तर देता है कि वो केवल अलविदा कहने आया था, क्योंकि विवाह के अगले दिन वो रियोडॉन के लिए रवाना हो जाएगी। वो नाटक जारी रखते हुए कहता है कि वे अब अक्सर नहीं मिल पाएंगे और उसे अपने भाई के प्रति थोड़ा अधिक दयालु होना चाहिए। बैया उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि वो अपनी बातचीत को संक्षिप्त रखना पसंद करती है। चिड़चिड़ा होकर वो एक नीले रंग का हार उसके सामने मेज पर फेंक देता है। वो जिज्ञासावश हार उठाती है और उसे देखती है। डिट्रिक समझाता है कि यह केवल आभूषण नहीं है, ये एक संचार क्रिस्टल है, ऐसा उपकरण जो लंबी दूरी पर संवाद की अनुमति देता है। वो मेज पर झुककर बैया के करीब आता है और आदेश देता है कि वो इस हार को अपने साथ ले जाए और रियोडॉन में रहते हुए कनाक के बारे में जो कुछ भी पता चले उसे रिपोर्ट करे। डिट्रिक कहता है कि ये विवाह केवल एक अस्थायी गठबंधन है, समय खरीदने और रियोडॉन के बारे में जानकारी जुटाने का एक आदर्श बहाना है। चिंतित होकर बैया अपनी कुर्सी से उठती है और अपने भाई को चेतावनी देती है कि यदि कनाक को ये पता चल गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे और ये युद्ध का कारण बन सकता है। क्या सच में ऐसा होगा? ओह मेरी प्यारी और मासूम बहन, डिट्रिक व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर देता है। युद्ध तो होगा ही, हम बस उसके लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं। आज रात में तुमसे मिलने इसी असली वजह से आया था, डिट्रिक खुलासा करता है और यूसीबिया स्तब्ध रह जाती है। डिट्रिक आगे बोलता है, उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई। अकल्पनीय शक्तियों वाला एक सहयोगी, मैंने ये पहले कैसे नहीं समझा। बैया अपने मन में निष्कर्ष निकालती है कि डिट्रिक इतनी आसानी से इतना दुर्लभ जादुई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता था।
केवल कोई अत्यंत शक्तिशाली जादूगर ही उसके लिए ये बना सकता था। इसका अर्थ है कि डीट्रिक ने फिर से उसी नकाबपोश व्यक्ति से गठजोड़ कर लिया है जिसने उसके पिछले जीवन में यूसीबिया पर हमला किया था, और इसके अलावा उसने महाद्वीप के अन्य राज्यों से हाथ मिलाने का भी एक और कारण ढूंढ लिया था। इस तरह एक नया महायुद्ध अपरिहार्य था। डीट्रिक के उत्तर की मांग करने पर यूसीबिया अपने विचारों से बाहर आती है। वो जानती है कि यदि उसने उसका अनुरोध ठुकरा दिया तो डीट्रिक संभवतः दूसरे रास्ते का सहारा लेगा, उसे मार डालने का। क्या सचमुच भाग्य को दोहराने से रोकने का कोई तरीका नहीं है? मैंने सच में सोचा था कि पिछले 10 वर्षों में जो भी प्रयास मैंने किए उनसे मैं युद्ध को रोक पाऊंगी, लेकिन क्या हम उसी नियति को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? यूसीबिया संदेह और निराशा से भरी सोचती है। अपनी बहन की चुप्पी देखकर डीट्रिक पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि केवल कनाक से विवाह कर लेने भर से आर्चा में शांति आ जाएगी? वो व्यंग्यात्मक लहजे में आगे कहता है कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बहन इतनी मूर्ख और अंधी है। बेइया ये समझते हुए कि उसका भाई उससे कहीं अधिक जानता है जितना वो दिखा रहा है, सीधे उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है। डीट्रिक मेज पर कागजों का एक ढेर फेंक देता है और कहता है कि वो ये गोपनीय दस्तावेज विशेष रूप से उसके लिए लाया है। वो प्रकट करता है कि आर्चा के संरक्षक अपने पूरे जीवन के लिए संतानहीन रहने के शाप से ग्रस्त है। संरक्षक बनना आर्गनवुड की सेवा के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व का त्याग करना होता है। आर्चा की सीमा के बाहर अपने जादू का उपयोग न कर पाने के अतिरिक्त वे अपनी संतानों को जादू भी नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि जैसे ही आर्गनवुड ने उसे संरक्षक चुना, उसी क्षण उसके शरीर ने संतान उत्पन्न करने की क्षमता खो दी। डीट्रिक की बात सुनकर स्तब्ध यूसीबिया उसकी ओर देखती है और कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसे आश्वस्त करता है कि ये सब सच है और दावा करता है कि उसने ये जानकारी पुस्तकालय के उन गुप्त दस्तावेजों में पाई है जिन तक केवल राजाओं की पहुंच होती है। जरा कल्पना करो, कनाक का क्रोध और निराशा जब उसे पता चलेगा कि शांति संधि के बदले उसने जिस दुल्हन को खरीदा है वो बांझ है और उसे उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। डीट्रिक उकसाते हुए बेइया के करीब आता है, उसके कान में फुसफुसाते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि कनाक अपने क्रोध को शांत करने के लिए आर्चा को जला देगा जब तक कि केवल राख ही न बच जाए। बेइया उठ खड़ी होती है और अपने भाई को धक्का देकर दूर करती है, कहती हुई कि वो उसके झूठ सुन सुनकर थक चुकी है। डीट्रिक उसके कंधे को पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस तर्क से सोचो। क्या ये अजीब नहीं है कि चाहे उपलब्ध जानकारी कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, राज्य के किसी भी ग्रंथ में कभी संरक्षकों की संतानों का उल्लेख नहीं मिलता? बेइया स्तब्ध है, अपने मन में ये तय करने के लिए संघर्ष करती हुई कि क्या ये सच हो सकता है। उसी क्षण दृश्य एक झील में बदल जाता है। झील के जल में एक व्यक्ति की परछाई दिखती है जो अब खून से रंगा हुआ है। जैसे ही हमने सीमा पार की, उन्होंने हम पर हमला कर दिया, कनाक कहता है, नंगा होकर घात से बचने के बाद स्वयं को धोते हुए। उसका एक सैनिक उसे नए कपड़े लाता है और टिप्पणी करता है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने हमला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कनाक कवच नहीं पहनेगा जिससे उसे मार गिराना आसान हो जाएगा। चुप रहो और मुझे कपड़े दो, आखिरकार मुझे एक राजकुमारी से मिलने से पहले साफ और प्रस्तुत रहने की जरूरत है, कनाक सैनिक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है। अगले दिन हम बेइया को महल की बालकनी पर देखते हैं। उसकी एक दासी उसे अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि ठंड है और उसे सर्दी लग सकती है। दासी विवाह के दिन राजकुमारी को इतना पीला देखकर चिंता से पूछती है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है, क्योंकि वो पिछली रात ठीक से सोई हुई नहीं लगती। दासी की ये टिप्पणी बेइया को डीट्रिक के साथ हुई पिछली रात की बातचीत याद दिलाती है। अपने भाई से बातचीत के बाद उसने पूरी रात जागकर आर्चा के इतिहास की किताबें पढ़ीं। किसी भी पुस्तक में संरक्षकों की संतानों का नाम नहीं मिलता। ये तर्कसंगत है कि किसी जादूगर से जन्मा बच्चा अपने माता या पिता से जादू की क्षमता विरासत में पाए। यूसीबिया चिंतित हो जाती है, ये डरते हुए कि कनाक के विवाह पर अड़े रहने का सबसे संभावित कारण यही है कि वो जादू का उपयोग करने में सक्षम उत्तराधिकारी सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन जादूगरों के विपरीत संरक्षकों का जादू देवी आर्गनवुड के आशीर्वाद से आता है। ये जन्म से प्राप्त नहीं होता, बल्कि जीवन में देवी द्वारा चुने जाने के बाद मिलता है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि डीट्रिक सही था और संरक्षक संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन अब वो क्या करे? यदि कनाक को ये पता चल गया तो वो विवाह को निरस्त कर देगा और गठबंधन टूट जाएगा। बेइया अपने विचारों से तब बाहर आती है जब रक्षक रियोडॉन के सम्राट के आगमन की घोषणा करते हैं। वो अपना ध्यान रियोडॉन के प्रतिनिधि मंडल की ओर मोड़ती है। आर्चा के महल के द्वारों से भीतर प्रवेश करते हुए कनाक सबसे आगे होता है। वो एक पल के लिए ठहरता है जब वो देखता है कि वो उसे देख रही है और उनकी निगाहें क्षण भर के लिए मिलती हैं।
महल के एक कक्ष में वो अपने नए नए सामने आए खतरे के समाधान के बारे में सोचती है। वो घबराहट में अपना नाखून चबाती है, स्वयं को सोचने के लिए मजबूर करती है। उसे याद आता है कि पिछली रात उसके भाई ने उसे मारने के बजाय उसके साथ हाथ मिलाने को मनाने की कोशिश की। उसने संरक्षकों के बारे में सच्चाई भी उजागर की ताकि वो उसका प्रस्ताव स्वीकार करे। हालांकि ये अतीत की तुलना में एक बेहतर स्थिति थी। यूसीबिया को पूरा यकीन था कि डीट्रिक अब भी उसे केवल अपने खेल का एक उपयोगी मोहरा ही मानता है। कम से कम डीट्रिक के लिए जब तक वो उपयोगी है, वो उसे मारने से पहले 2 बार सोचेगा। शायद यदि वो सम्राट के साथ भी वही रणनीति अपनाए तो सब ठीक हो सकता है, जब तक वो अपनी बांझपन की सच्चाई छिपा सके। जैसे ही वो अपने विचारों का निष्कर्ष निकालती है, कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है, जिससे वो हल्के से चौंक जाती है। कनाक बेया के पास आता है। वो उठ खड़ी होती है और शिष्टाचार का पालन करते हुए कहती है कि वो अंततः उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए सम्मानित महसूस करती है। सम्राट धीरे से अपना हाथ बेया के चेहरे की ओर बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ उसके गाल को छूता है, वो सहज ही एक कदम पीछे हट जाती है। कनाक अपनी भावी पत्नी की इस प्रतिक्रिया से चकित हो जाता है। तुम इस तयशुदा विवाह से प्रसन्न नहीं लगती, वो टिप्पणी करता है। यूसीबिया सम्राट की धारणा को सुधारने की कोशिश करती है, कहती है कि वो गलत समझ रहे हैं और वास्तव में वो साम्राज्ञी सहचरी बनने का अवसर पाकर अत्यंत सम्मानित और आभारी है। लेकिन वो उसे बीच में रोक देता है, ये कहते हुए कि उसके झूठ उसके सुंदर होठों जितने ही मनोहर है। उसे महाराज कहकर संबोधित करते हुए वो दृढ़ता से कहती है कि वो उनसे झूठ बोलने का साहस कभी नहीं करेगी। हालांकि सम्राट को उसके औपचारिक और ठंडे व्यवहार से झुंझलाहट होती है। वो उससे कहता है कि वो उसे महाराज कहना बंद करे और यदि उसे आपत्ति ना हो तो वो उसके नाम से पुकारे। भ्रमित होकर वो क्षमा मांगती है और समझाती है कि शिष्टाचार के अनुसार उसे ऐसा संबोधित करना पड़ता है। कनाक उसे बीच में रोकते हुए पूछता है कि यदि वो उसके नाम से बुलाए तो क्या वो भी उसे उसी तरह बुलाएगी। यूसीबिया अवाक रह जाती है, क्योंकि उसके पिछले जीवन में ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ था। तुम, कनाक दृढ़ता से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। बेया की चुप्पी देखकर वो पूछता है कि क्या उसे कम से कम उसका नाम तो पता है। वो तुरंत उत्तर देती है कि हाँ, उसे पता है। वो एक पल उसे देखती है और संकोच से उसका नाम लेती है, कनाक। दृश्य बदलता है। यूसीबिया की दासी की आंखों में आंसू होते हैं। विवाह वस्त्र में राजकुमारी की सुंदरता से प्रभावित होकर वो आंसू पोंछते हुए कहती है कि उसे इतनी जल्दबाजी में तय हुए विवाह में बंधा देखकर बहुत दुख होता है। वो कहती है कि राजकुमारी इससे कहीं अधिक की हकदार है। लेकिन बेया दर्पण में स्वयं को देखते हुए कहती है कि वो स्वयं को अत्यंत सुंदर महसूस कर रही है। उसे याद आता है कि इस जीवन में पहना गया ये वस्त्र उसके पिछले जीवन के विवाह वस्त्र से कहीं अधिक सुंदर और भव्य है। अभी भी रोती हुई दासी बेया की कमर से लिपट जाती है और उससे विनती करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वो कोमलता से उसे सांत्वना देती है। वो जानती है कि साम्राज्य छोड़ना उसके जीवन को जोखिम में डालना है, विशेषकर तब जब वो जिस पुरुष से विवाह करने जा रही है उसने उसके राज्य को बंधक बना रखा है, इस आशा में कि उसकी साम्राज्ञी उसे जादू का उपयोग करने में सक्षम संतानें दे सके। अपने विवाह वस्त्र में वेदी की ओर चलते हुए उसे पूरा विश्वास है कि उसकी सोच सही है। आर्चा की रक्षा के लिए उसे कनाक को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो उसकी अपेक्षाएं पूरी कर सकती है। वो पुरोहित द्वारा विवाह के शब्द पढ़े जाने के दौरान धीरे से अपना हाथ कनाक के हाथ पर रखती है। उन्हें पति पत्नी बनना होगा, युद्ध भूमि पर शत्रु नहीं। जब पुरोहित उनसे विवाह को सील करने के लिए चुंबन का अनुरोध करता है, वो कनाक की ओर देखती है, जो धीरे से उसके चेहरे को छूता है। वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। वो लगभग उदासीन स्वर में सोचती है, लेकिन अतीत के विपरीत जब वो उसे एक मनुष्य से अधिक देवता जैसा प्रतीत होता था, अब जो कुछ भी उसने देखा है उसके बाद वो उसे श्रद्धा से नहीं भरता। जैसे ही उसके होंठ उसके करीब आते हैं, वो केवल यही सोच पाती है कि ये विवाह नहीं बल्कि शांति बनाए रखने का साधन है। इसलिए चाहे जो भी हो, उसका हृदय उदासीन रहना चाहिए। लेकिन उसकी सोच को उसके चुंबन का आश्चर्य तोड़ देता है। कनाक उसे पूरे आवेग से चूमता है, अपनी जीभ से उसके मुंह में प्रवेश करते हुए, और उसे और भी अपने करीब खींच लेता है। आश्चर्य में वो एक क्षण के लिए उससे दूर हटने की कोशिश करती है। ये महसूस करते हुए वो चुंबन तोड़ देता है और उसकी ओर देखता है। वो अत्यंत लज्जित है। उसके गाल शिमला मिर्च से भी अधिक लाल हो जाते हैं। अतिथि भी सार्वजनिक रूप से इतने तीव्र चुंबन से चकित और थोड़े असहज हो जाते हैं, सिवाय डिट्रिक के, जो अत्यंत चिड़चिड़ा दिखाई देता है। यूसीबिया गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों को संभालने की कोशिश करती है। चिंतित होकर कनाक उसका नाम लेकर पूछता है कि क्या वो ठीक है।
इस बार उसके पिछले जीवन के विपरीत विवाह के बाद कोई भोज नहीं होता। जैसे ही विवाह संपन्न होता है, कनाक के सैनिक प्रस्थान की तैयारी करने लगते हैं। किसी कारण से प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्दबाजी में लगता है। यूसीबिया आर्चा के महल को सोचते हुए देखती है, मानो रियोदन के लिए रवाना होने से पहले हर विवरण को स्मृति में कैद कर लेना चाहती है। वो अपने भाई द्वारा दिया गया नीले पत्थर वाला हार पहने हुए है, जो इस बात का संकेत है कि उसने डिट्रिक के जासूस बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसे डिट्रिक की उस बीमार सी मुस्कान याद आती है जब उसने हार स्वीकार किया था, और वो उसे कहते सुनती है कि उसका निर्णय आर्चा के उद्धार के मार्ग पर एक कदम है। उसके विचार कनाक की आवाज से टूटते हैं, जो उसके पास आकर कहता है कि उसके चेहरे को देखकर लगता है कि आर्चा छोड़ना उसके लिए बेहद पीड़ादायक है। यूसीबिया कनाक की ओर देखती है और उसके मन में स्वतः ही एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य की चिंता उभर आती है। यदि उसे पता चल गया कि वो उसे उत्तराधिकारी नहीं दे सकती तो सब कुछ ढह जाएगा और युद्ध रोकने की उसकी योजना विफल हो जाएगी। कनाक बैया के चेहरे को ध्यान से देखता है और उसे कुछ याद आता है। वो अनुमति मांगता है और उस गाड़ी की ओर बढ़ता है जो यूसीबिया को ले जाने वाली है। गाड़ी की ओर देखते हुए वो कहता है कि उसे पता है कि आर्चा में नवविवाहितों का एक ही गाड़ी में यात्रा करना वर्जित माना जाता है, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, विशेषकर जब वो आर्चा छोड़ने को लेकर इतनी उदास दिख रही है। इन शब्दों के साथ वो गाड़ी के सामने जमीन पर घुटने टेक देता है। फिर वो ऊपर देखता है और उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, एक शूरवीर की तरह उसे गाड़ी में चढ़ने में सहायता करता है। यूसीबिया सम्राट को अपने सामने घुटने टेकते देखकर चकित और चिंतित हो जाती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वो कहता है कि यदि वो नहीं चाहती कि सम्राट घुटनों पर रहे तो उसे जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए। बैया कनाक की इस कृपा को स्वीकार करती है, ये सोचने से स्वयं को रोक ना पाते हुए कि इस बार सब कुछ कितना अलग और विचित्र ढंग से हो रहा है, उसके पिछले जीवन से कितना भिन्न। पहले विवाह से पहले उसकी भेंट और अब उसके सामने उसका घुटने टेकना। वो जानती है कि चाहे चीज़ें कितनी भी बदल गई हों, उसे उदासीन ही रहना चाहिए। फिर भी हल्की सी लाली के साथ वो स्वयं से स्वीकार करती है कि वो एक हल्का सा आकर्षण महसूस कर रही है जो पहले कभी नहीं था। हमारी नायिका सोचती है कि क्या ये परिवर्तन सबके लिए एक उज्ज्वल भविष्य का संकेत है या फिर किसी आपदा का पूर्वाभास। गाड़ी में प्रवेश करने के बाद से यूसीबिया को खिड़की से बाहर खोए हुए देखकर कनाक उससे पूछता है कि क्या वो बहुत परेशान है। वो उसकी ओर देखती है, ये समझ नहीं पाते हुए कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। वो उत्तर देता है कि उसके चेहरे के भावों से या तो वो किसी बात से परेशान है या फिर उस विवाह से भागने का रास्ता सोच रही है जिसे वो कभी चाहती ही नहीं थी। बैया इस टिप्पणी से स्पष्ट रूप से चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उस पर एक बेतुका आरोप लगा रहा है। वो शपथ की तरह अपना हाथ छाती पर रखती है और गर्व से घोषणा करती है कि उसकी वैध पत्नी होने के नाते उसे अब साम्राज्य सहचरी के सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। कनाक हाथ बांध लेता है और कर्तव्यों शब्द को सुनकर हल्की व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। फिर वो पूछता है कि क्या सभी राजकुमारियां उसकी तरह समर्पित होती हैं। थोड़ा चिढ़कर वो तंज में पूछता है कि क्या वो वेदी पर उस पुरुष को चूमते समय भी केवल अपना कर्तव्य ही निभा रही थी जिसे वो इतना घृणित समझती हैं। कनाक की प्रतिक्रिया न समझते हुए यूसीबिया भ्रमित होकर उसकी ओर देखती है। वो सीधे बोलने के लिए क्षमा मांगती है, लेकिन स्वयं को रोक ना पाती और पूछती है, आपको क्या समस्या है? आपको लगता है कि मैं आपको देखना भी सहन नहीं कर सकती? कनाक आह भरता है, सोचते हुए हाथ माथे पर रखता है। फिर वो स्वीकार करता है कि उससे मिलने के क्षण से ही वो उससे एक बात पूछना चाहता था। वो उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हारी नज़र में मैं कैसा व्यक्ति हूँ? ये एक अप्रत्याशित और खतरनाक प्रश्न था जो हमारी नायिका को चिंतित और असहज कर देता है। वो ऐसे उत्तर देने लगती है मानो कोई पुस्तक पढ़ रही हो। आपके वीरतापूर्ण कार्यों की कहानियां विवाह वार्ताओं से पहले ही मेरे कानों तक पहुंच गई थी, आपकी उत्पत्ति की बातों सहित। स्पष्ट रूप से असंतुष्ट कनाक कहता है कि उसे लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये जानना चाहता है कि वो वास्तव में उसके बारे में क्या सोचती है। उसकी आंखों में देखते हुए वो पूछता है, यूबिया कैटरिल की नज़र में मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे एक नायक के रूप में देखती हो? उसकी आवाज़ में सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछा गया ये प्रश्न यूसीबिया को चौंका देता है। वो हकलाते हुए उत्तर ढूंढने लगती है और उसके पिछले जीवन की घटनाएं उसके मन में उमड़ने लगती हैं। उसके भयभीत भावों को देखकर कनाक निष्कर्ष निकालता है कि वो सही था और चाहे वे अब विवाहित ही क्यों न हो, वो अपने भीतर की घृणा को छिपा नहीं पा रही है। वो कहता है कि विवाह समारोह समाप्त होने के बाद वो बर्फ की तरह पीली पड़ गई थी, मानो उसे पूरा आयोजन घृणित लगा हो। तुम इस विवाह को सच में घृणित मानती हो? दुर्भाग्य से मेरे संदेह सही निकले।
कनाक जैसे ही बोलता है यूसीबिया झटके से होश में आती है। उसे एहसास होता है कि वो उसे विवाह निरस्त नहीं करने दे सकती। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसने सब कुछ गलत समझा है और वो ना तो उसे और ना ही इस विवाह को घृणित मानती है। चिंतित होकर कनाक उसे बैठने को कहता है, बताते हुए कि खड़े रहना खतरनाक है और उसका संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे ही वो ये कहता है, बाहर कुछ घोड़े को चौंका देता है, जिससे गाड़ी अचानक रुक जाती है। भीतर यूसीबिया लड़खड़ाती है और संतुलन खो बैठती है। वो आंखें कसकर बंद कर लेती है, गिरने से होने वाले दर्द के लिए स्वयं को तैयार करते हुए, लेकिन इसके बजाय वो किसी के सहारे को महसूस करती है। कनाक उसे बाहों में भर लेता है, उसे करीब खींचता है और उसे चोट लगने से बचा लेता है। वो उसका नाम लेकर चिंतित स्वर में पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, और बैया शर्म से उसकी ओर देखती है। अचानक यूसीबिया तन जाती है। उसकी दृष्टि जमी हुई, मानो वो किसी चीज से भयभीत हो। उसकी घबराहट देखकर कनाक चिंता से उसके बालों में हाथ फेरता है और पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। ये क्षण तब टूटता है जब बाहर से कनाक का एक सैनिक पूछता है कि क्या वो और साम्राज्ञी सहचरी ठीक है। कनाक अभी भी उसे थामे हुए सैनिक से पूछता है कि वे इतनी अचानक क्यों रुके। सैनिक झुककर असुविधा के लिए क्षमा मांगता है और बताता है कि सड़क पर एक पेड़ गिर गया है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वो ये भी जोड़ता है कि अन्य सैनिक समस्या सुलझा रहे हैं और वे जल्द ही आगे बढ़ेंगे। कनाक को ये अजीब लगता है, क्योंकि आर्चा में प्रवेश किए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और वो पेड़ तब तक खड़ा था। ये सुनते ही बैया कांपने लगती है। वो उसके सीने पर अपने कांपते हाथ को महसूस करता है और अपनी पत्नी की ओर देखता है। यूसीबिया भय से अभिभूत दिखाई देती है। उसका शरीर साफ तौर पर कांप रहा है। उसकी मुट्ठियां सीने से भिंची हुई हैं, मानो उस पीड़ा को दबाने की कोशिश कर रही हूं जो उसे घेर रही है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा है और उसकी फैली हुई नीली आंखों में उस क्षण का आतंक और तनाव झलक रहा है। हमारी नायिका बताती है कि संरक्षकों की शक्ति सीधे आर्गनवुड से आती है और जैसे ही वे आर्चा की सीमा छोड़ते हैं, वे इस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। ये एक भयावह सत्य था जिसे डिट्रिक ने विवाह से 1 रात पहले उसे बताया था। शुरू में उसे लगा था कि वो उसे डराने और अपने पास बनाए रखने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन अब बैया अपने जादू को क्षीण होते हुए महसूस करती है, मानो वो धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहा हो, डिट्रिक की भयानक चेतावनी की पुष्टि करता हुआ। और अपनी शक्तियों के बिना उसे डर है कि वो स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगी। जैसे ही ये विचार समाप्त होता है, यूसीबिया भयभीत होकर पेड़ों की दिशा में देखती है। अतीत की आत्मा फिर से उसे सताने लौट आती है, उसके कान में फुसफुसाते हुए कि ये सब डिट्रिक की उसे मार डालने की योजना का हिस्सा है। आखिरकार उसने तय कर ही लिया होगा कि तुम्हें मारकर तुम्हारी मौत का दोष कनाक पर डालना और युद्ध शुरू करना ज्यादा आसान रास्ता है। बेचारी यूसीबिया, एक बार फिर तुम यहीं मरोगी, अकेली और निराश, आत्मा उपहास करती है। यूसीबिया अपने कानों को हाथों से ढक लेती है, आंसुओं के धार बहती हुई उस आवाज को रोकने की कोशिश करती है। निराशा में वो रोती है और आत्मा से विनती करती है कि वो चुप हो जाए। कनाक अपना हाथ यूसीबिया की ओर बढ़ाता है, उसे अपने करीब खींचता है और गले लगा लेता है। दृढ़ स्वर में वो उससे गहरी और धीमी सांस लेने को कहता है। वो उसे चारों ओर देखने के लिए कहता है, आश्वस्त करते हुए कि कुछ भी नहीं हुआ है और वो सुरक्षित है। हालांकि उसका रोना थोड़ा थम जाता है, वो अब भी कांप रही होती है और हाँप रही होती है। उसके बालों में कोमलता से हाथ फेरते हुए कनाक शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है कि वहां कोई नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। कनाक की आवाज सुनकर वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। भय से अभी भी कांपते हुई यूसीबिया कनाक की उपस्थिति में सुकून पाती है, अपना चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए और अपनी उंगलियों से उसके वस्त्र को कसकर पकड़ लेती है। ये इशारा कोमल होते हुए भी निराशा और असुरक्षा से भरा स्वयं को ये विश्वास दिलाने का प्रयास है कि वो सुरक्षित है। दृश्य एक तारों से जगमगाते बंदरगाह में बदलता है, ये संकेत देते हुए कि रियोडान तक की लंबी थल यात्रा समाप्त होने वाली है। प्रकाश स्तंभ में जहाज़ों की रोशनी अंधेरे पानी पर झिलमिलाती है, ये घोषणा करती है कि यात्रा का अगला चरण समुद्र से होगा। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, कनाक बैया से कहता है। वो आह भरते हुए कहता है कि उसने पूरे दिन उसे परेशान किया और शायद इसी वजह से बंदरगाह तक की यात्रा उसके लिए और भी थकाने वाली रही। कनाक स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे यह आभास हुआ था कि यूसीबिया उसे ऊंची नज़र से नहीं देखती। वो कहता है कि ये जानते हुए भी कि उसके स्तर की स्त्री शायद उसके साथ संतुष्ट ना हो, इस सत्य को स्वीकार करना कठिन है। ये शब्द कहते हुए कनाक अपने ही वस्त्र को कसकर पकड़ लेता है। उसकी स्वीकारोक्ति का तनाव और भार यूसीबिया के सामने प्रकट होता है। वो दृढ़ नज़र से उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि उसके बारे में वो क्या सोचती है ये उसके लिए मायने रखता है।
वो विवाह निरस्त नहीं करेगा और उसे अपना वचन देता है कि उनके राज्यों के बीच शांति बनी रहेगी। हल्की लालिमा के साथ वो केवल इतना कहता है कि कृपया उसे अलग नज़र से देखने की कोशिश करे, क्योंकि उसकी आंखों में उसके प्रति इतना भय देखकर उसे दुख होता है। यूसीबिया उत्सुकता और आश्चर्य से कनाक की ओर देखती है। अपने मन में वो अंततः समझने लगती है कि वो इस जीवन में उससे इतना अलग क्यों है, क्योंकि अतीत में उसे कभी उससे सच में बात करने का अवसर ही नहीं मिला था। इसी कारण उसने उस दिन से पहले कभी उसे सच में जानने की कोशिश नहीं की थी। हल्की मुस्कान के साथ वो कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला था कि उसने उसके आचरणों की कहानियां जानती है। कितना व्यंग्य है। बेया को याद आता है कि अधिक जानकारी पाने और अपने शत्रु को बेहतर समझने के लिए उसने कनाक के सत्ता में उदय के अभिलेख पढ़ने शुरू किए थे। लेकिन जितना अधिक वो उसके बारे में पढ़ती गई, उतना ही उसे संदेह होने लगा कि क्या वो सच में वही व्यक्ति है जिसे वो अपने पिछले जीवन में जानती थी। एक पूर्व दास जिसने अपने जैसे अन्य लोगों को पुराने सम्राट की जकड़ से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। एक क्रूर तानाशाह जिसने सबको दमन में रखा। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? ये याद करते हुए बेया कनाक की ओर देखती है और कहती है कि वो उससे नहीं डरती और न ही इस विवाह से घृणा करती है। उस समय मुझे शांत करने में मदद करने के लिए धन्यवाद, बेया कनाक से कहती है। उसका नाम लेकर पुकारते ही वो सचमुच चकित हो जाता है। कनाक की हैरानी देखकर शर्मिंदा हुई बेया अपनी उंगलियों के बीच बालों की एक लट से खेलने लगती है और उसे याद दिलाती है कि उसी ने उससे कहा था कि वो उसे उसके नाम से पुकारे। लेकिन ये प्यारा सा पल गाड़ी के बाहर से आई एक आवाज़ से टूट जाता है, जो महाराज को सूचित करती है कि वे बंदरगाह के करीब पहुंच रहे हैं। ये सुनते ही बेया तुरंत खिड़की के पास चली जाती है। दृश्य देखकर यूसीबिया का चेहरा चमक उठता है। चांदनी में नहाया हुआ बंदरगाह गहरे नीले समुद्र में प्रतिबिंबित होकर दमक रहा है। बड़े बड़े जहाज अपने पाल ताने हुए लंगर डाले प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि रोशन मीनारे और प्रकाश स्तंभ प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं। ये दृश्य इस बात की भी पुष्टि था कि भविष्य बदलना शुरू हो चुका है। वो अभी भी जीवित है और सांस ले रही है, और आर्च्या और रियोडॉन के बीच अभी तक कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है। आगे क्या होगा ये अब भी एक रहस्य है, लेकिन सब कुछ ठीक होगा, वो ऊंचे स्वर में कहती है, जब वो गाड़ी को बंदरगाह पर खड़े उस भव्य जहाज की ओर बढ़ते हुए देखती है। और यहीं पर हम आज के लिए रुकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? अगर आप अगला हिस्सा तुरंत चाहते हैं तो थोड़ा शोर मचाना पड़ेगा। लाइक बटन जोर से दबाइए और कमेंट्स में अगला चैप्टर मांगते हुए स्पैम कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उतनी ही जल्दी मैं अगला भाग अपलोड करूंगी। पक्का कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशंस चालू हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय। Hi everyone! If you enjoyed this, please remember to like, share and subscribe to our channel for more dreamy manga stories.